हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आप सभी का हेल गार्डन में स्वागत है। हम आगे अपने बीटीएस नोवेल के एपिसोड नंबर 257 पे और इस एपिसोड में जम के फाइट होने वाली है। चलो टाइम को ना वेस्ट करते और रिकैप हो जाए। जैसे पिछले एपिसोड की शुरुआत हुई थी, हमें 9 सरीन स्प्रिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जियन काफी तेजी से नीचे की तरफ जा रहा होता है। भले इस समय उसे हेवल फ्लेम्स ने कवर करके रखा हो, लेकिन स्प्रिंग के अंदर की डार्क और कोल्ड फोर्स लगातार उसकी बॉडी के अंदर इन्वेड करने की कोशिश करती है। वो सेंस करता है कि उसकी दुखी काफी तेजी से एग्जॉस्ट हो रही है, लेकिन इससे पहले अपनी स्पीड को एक्सेलरेट कर पाता, कई काले रंग के स्नेक्स उसका रास्ता घेर लेते हैं। ये सभी जियन के ऊपर ब्लैक वाटर एरो से हमला करने लगे थे। इनसे बचने के लिए जियन को अपनी हेवल फ्लेम्स का यूज करना पड़ता है, जिससे उसकी दुखी और भी एग्जॉस्ट हो जाती है। खैर वो इस मौके का फायदा उठा के फाइनली लेक के नीचे की सरफेस पहुंच जाता है। यहाँ चारों तरफ रेत फैला हुआ था, लेकिन जब वो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, उससे कुछ भी डिटेक्ट नहीं होता। जियन बस परेशान हो ही रहा था। उसके कानों में किसी की हेल्प की आवाज आती है। तभी जियन नोटिस करता है 4 बड़ी बड़ी चेन्स को। इन चेन्स ने एक बंदे को बांध के रखा था। ये फिगर इतना ज्यादा स्किनी था कि ये किसी स्केलेटन की तरह लगता है। वो फिगर खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है, मैं 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का चीफ याओ मिंग हूँ। मुझे मेरे छोटे भाई याओ शाओटियन ने यहाँ पे कैद किया है। जियन को पता था कि याओ शाओटियन अफ्रीकी 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का करंट चीफ है। याओ मिंग खुद को रेस्क्यू करने के लिए जियन से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जियन आखिर किसी पे भी ऐसे भरोसा कैसे कर सकता था। खैर अंत में जाके इन दोनों के बीच में एक डील साइन होती है। जियन अपने स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को याओ मिंग की सोल के अंदर छोड़ देता है। इससे याओ मिंग उसे धोखा नहीं दे पाएगा। याओ मिंग बताता है जब वो यहाँ पे आया था तब उसकी स्ट्रेंथ बस पेंशन के इंटरमीडिएट लेवल की थी, लेकिन कई 100 सालों तक यहाँ पे रहने की वजह से वो यहाँ की डार्क और कोल्ड एनर्जी को ऑब्जर्व करता आ रहा है। अब वो दूशेंग क्लास के 2nd स्टार पे पहुंच चुका है। जब जियन उससे स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल के बारे में पूछता है, याओ मिंग बताता है कि स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल हजारों सालों में फॉर्म होते हैं। इस जगह पे लगातार कैद रहने की वजह से उसने कई ऐसे क्रिस्टल को सॉलो कर लिया है। फिर वो एक क्रिस्टल को बाहर निकल के जियन को देता है। इस तरीके से जियन का यहाँ पे आने का मिशन पूरा हो गया था। फाइनली जियन इन चारों चेन्स को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ की डार्क और कोल्ड फोर्स से रिफाइन होने की वजह से ये चेन्स बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुकी है। एंड में जाके जियन को अपनी हेवली फ्लेम्स का एक नीडल की तरह यूज करना पड़ा था। वो इससे उस जगह पे हमला करता है जहाँ पर चेन्स कनेक्टेड थी। कुछ इस तरीके से चेन्स टूट जाती हैं। जैसे ही ऐसा होता है, याओ शाओटियन जो कि अपने पैलेस के अंदर था तुरंत ही उसे सेंस कर लेता है। वो याओ मिंग को रोकने के लिए तुरंत ही चला गया था। वहीं पे याओ मिंग को फ्री करने के बाद जियन उसकी दुखी को रिकवर करने के लिए उसे कुछ पिल्स को देता है। कुछ समय बाद ये लोग सरफेस की तरफ वापस लौटने लगे थे। हालांकि बीच में उनकी मुलाकात फिर से उन काले रंग के सांपों से होती है, लेकिन याओ मिंग उन्हें कंट्रोल कर सकता था। इस वजह से जियन का रास्ता नहीं रोकते हैं। लेकिन जैसे ही जियन इस जेल से बाहर आया था, वो कायलिन लिटिल फेड आउट और चेलिन को चोट दिल पाता है, और ऐसा करने वाला एक ब्लैक रोड मैन था। इस समय उस ब्लैक रोड मैन की आंखें एकदम विशेष तरीके से जियन को देख रही होती है। वो जियन से कहते हैं, लड़के क्योंकि तूने इस किंग के प्लान्स को खराब कर दिया है, आज तेरी यहाँ पे कब्र बन के रहेगी। और जहाँ तक बात रही इन तीनों ब्यूटीज की, मैं तेरे लिए इनका अच्छे से ध्यान रखूंगा। अब खैर कौन किसका ध्यान रखने वाला है, चलो उसके बारे में हम जानते हैं इस एपिसोड में। आसमान में खड़े इस ब्लैक रोड मैन को देख के याओ मिंग की आंखें तुरंत ही लाल हो जाती हैं। हम आंखों में एक एंडलेस विशियसनेस को देख सकते हैं। उसकी आवाज पूरे अबिस में गूंजती है। याओ मिंग कहता है, याओ शाओटियन बेस्टर्ड, आज मैं तेरे 10,000 टुकड़े करके 10,000 स्नेक किप में फेंकूंगा। याओ मिंग को इस तरीके चिल्लाती हुई देख आसमान में खड़ा वो ब्लैक रोड में सिनिस्टर तरीके से स्माइल करता है। वो कहता है, टिस्क टिस्क मेरे बड़े भाई, अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुम अभी तक जिंदा हो, लेकिन अभी तुम्हारी ऐसी हालत हो चुकी है कि तुम मेरे एक अटैक को भी झेल नहीं सकते। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्ट्रगल करने का भी समय नहीं देने वाला हूँ। इन दोनों भाइयों के बीच की कन्वर्सेशन को सुन के जियन एकदम इमोशनलेस रहता है। इस याओ शाओटियन की स्ट्रेंथ 1 स्टार दोशेंग के इंटरमीडिएट लेवल की होगी। ये जियन से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। अब खैर क्योंकि याओ शाओटियन 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का ट्राइब चीफ बन पाया है, इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डाउट करने का सवाल नहीं उठता है। याओ शाओटियन की रूथलेस आंखें देखते हैं जियन को। वो कहता है, लड़के रिगार्डलेस तूने मेरे अंडरग्राउंड नेटवर्क में कैसे भी एंटर किया हो, लेकिन अंडरग्राउंड की दुनिया मेरी 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की टेरिटरी है। तूने मेरे प्लान्स को लगभग खराब ही कर दिया था। इस वजह से मैं तुझे और इस क्रिपल को 10,000 स्नेक केव के अंदर डालूंगा। अगर उसने सीक्रेटली उन चेन्स के अंदर अपनी स्पिरिचुअल सील को नहीं छोड़ा होता, तो जियन अब तक याओ मिंग को लेकर यहाँ से रवाना हो चुका होता। एक बार जैसे याओ मिंग अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करता है, 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की चीफ की पोजीशन उसके हाथ में डेफिनेटली नहीं रहने वाली। उस समय उसके जान के भी लाले पड़ जाएंगे। याओ शाओटियन की सिनिस्टर आंखों को देख के जियन कुछ खास रिएक्ट नहीं करता। वो अपने एक हाथ को वेव करता है। एक जेंटल सी फोर्स याओ मिंग को साइड में कर देती है। जियन हल्की सी आवाज में कहता है, तुम जल्द से जल्द अपनी दुखी को रिकवर करने की कोशिश करो और इस बंदे को तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। याओ मिंग जियन को वार्न करते हुए बोलता है, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। ये अभी 1 स्टार दोशेंग के इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच चुका है, और तो इसने मेरी 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की कई अल्टीमेट स्किल्स को प्रैक्टिस करके रखा होगा। इससे डील करना आसान नहीं होने वाला। इस समय याओ मिंग के लिए सबसे जरूरी अपनी दुखी को रिकवर करना है। याओ शाओटियन याओ मिंग से डरता है, इस वजह से वो इस मामले को बड़ा नहीं बनाने वाला। लेकिन इतने सारे सालों तक ट्राइब चीफ बने रहने की वजह से कई एल्डर्स इसके साइड में आ चुके होंगे। भले याओ मिंग की आइडेंटिटी की वजह से बाकी के एल्डर्स इस
बैटल में इंटरव्यू नहीं करने वाले, लेकिन याओ शाओटिन की चमची बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे। जियान हल्के से नॉड करता है। उसकी स्टोरेज रिंग में से 2 जेट बॉटल्स बाहर आती हैं। इन्हें लिटिल फेरी डॉक्टर और कालिनी की तरफ टॉस कर दिया जाता है। जैसे जियान झील के पानी की सतह पे चलता है, हम कई गोल गोल रिपल्स को फॉर्म होते हुए देखते हैं। उसकी बॉडी याओ शाओटिन के सामने अपीयर हुई थी। वो याओ शाओटिन को देख के बोलता है, मेरी दोशेंग क्लास में एडवांस होने के बाद ये मेरे लिए पहली बार है जब मैं एक जेन्युइन दोशेंग से फाइट करने जा रहा हूँ। ये सुन के याओ शाओटिन अजीब तरीके से हंसता है। वो कहता है, चिंता मत करो, ये 9 सेरीन स्प्रिंग काफी अच्छी जगह है। तुम्हें यहाँ पे मरने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि तुम इतनी यंग एज में दोशेंग क्लास में एडवांस हो पाए हो। तुम्हारी ट्रेनिंग टैलेंट को काफी शानदार बोला जा सकता है। बस तुम्हें स्क्रिपल के साथ इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अब क्योंकि तुमने ऐसा कर लिया है तो आज तुम्हें कोई भी रेस्क्यू नहीं कर पाएगा। इस बंदे की धमकी को सुन के जियान के चेहरे पे नॉन कमिटल स्माइल आती है। याओ शाओटिन के चेहरे की स्माइल स्लोली डिसअपीयर हो गई थी। वो कहता है, इस किंग को तुम्हारे नाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम यहाँ पे शांति से मर सकते हो। उसकी जहरीली आंखें किसी पॉइजनस स्नेक की तरह जियान को घूरने लगती हैं। अचानक से उसकी बॉडी शॉक होती है। उसकी बॉडी एक मॉन्स्टर्स ऑडी को रिलीज करती है। ये पूरी गुफा हिल गई थी। ऊपर लाइटिंग की एनर्जी इकट्ठी होती है। ये एक 10,000 बड़ी पाम प्रिंट में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। जियान इस एनर्जी से बने पाम के अंदर एक एक्सट्रीमली डार्क और कोल्ड फोर्स को सेंस करता है। याओ शाओटिन बोलता है, डाई। उसका बड़ा सा हाथ आगे की तरफ बढ़ जाता है। आगे बढ़ रही फाइटिंग फोर्स इतनी खतरनाक होती है कि हम स्पेस को शीशे की तरह टूटते हुए देखते हैं। हम जियान के सिर को उड़ते हुए देखते हैं। वो देखता है सामने से आ रहे पाम अटैक को, जो कि उसकी आंखों में बहुत तेज से मैग्नीफाई हो रहा था। जियान स्माइल के साथ बोलता है, तुम अपने आप को काफी ओवर एस्टिमेट करते हो। तुरंत ही जियान अपने हाथ को वेव करता है। एक हॉट फ्लेम इरप्ट होती है। जियान के आसपास एक आग का समंदर बन जाता है। जैसे ही फ्लेम उस बड़े से हाथ से लिपटती है, इसके फ्राइटिंगली हाई टेम्परेचर की वजह से उस हैंडप्रिंट में से लगातार सफेद धुआं बाहर आने लगता है। जब ये आग का समुंदर उसके एनर्जी पंप को वेपराइज करता है, या शाओटिन की भौं सिमट जाती है। वो कहता है, हेवनली फ्लेम। एक कोल्ड स्नॉट के साथ उसके दोनों हाथ लाइटिंग स्पीड से कई हैंडसीज को चेंज करने लगते हैं। जैसे ही कॉम्प्लिकेटेड हैंडसीज फॉर्म होती है, इस लेग के ऊपर की सारी एनर्जी एक ही जगह पे इकट्ठी होने लगती है। ये इकट्ठी हो रही एनर्जी काफी माइटी लग रही थी। हम तुरंत ही इस एनर्जी को एक पीले रंग की उंगली में ट्रांसफॉर्म होती देखते हैं। इसका साइज कई 1000 फीट का होगा। ये फिंगर याओ शाओटिन के कंट्रोल में थी। इस फिंगर की सरफेस बहुत ही रफ होती है। इसके अंदर एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स भरी हुई थी। दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे फिंगर आसमान को सपोर्ट कर रही हो। जियान को देख के याओ शाओटिन कोल्ड आवाज में कहता है, येलो स्प्रिंग फिंगर। तुरंत ही उसकी उंगली नीचे की तरफ प्रेस हो गई थी। आसमान में बड़ी सी येलो फिंगर याओ शाओटिन की मूवमेंट को फॉलो करती है। पूरी सीलिंग टूट जाती है। हमें सब इसकी दीवारों में गहरे निशानों को बनते हुए देखते हैं। इसकी वजह से आसपास के पहाड़ भी हिल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया हो। इस येलो स्प्रिंग फिंगर के प्रेशर को सेंस करके जियान की आंखों में सरप्राइज फ्लैश हुआ था। वो कहता है, एक टीएन क्लास की 2 स्किल, हाँ, स्पेशली जब एक टीएन क्लास की 2 स्किल एक दोशेंग के दौरान अनलीश करी जाती है तो ये किसी बड़ी सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। जियान कहता है, तुम ज्यादा ही एरोगेंट हो, तुम्हारे पास ये एबिलिटी नहीं है। जैसे वो एक कदम को आगे बढ़ाता है, वास्ट और माइटी द्यूकी उसके हाथ में इकट्ठी होने लगी थी। हम ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एक ब्लैक लाइट को इरप्ट होते हुए देखते हैं। ये पलक झपकते ही काले रंग की स्फीयर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। दोशेंग क्लास में एडवांस करने के बाद जियान ग्रेट हेवन क्रिएशन बम को पहली बार यूज कर रहा है। अगर इसकी पावर पहले से कंपेयर की जाए तो ये पहले से करीब 100 गुना पावरफुल है। जैसे ही ब्लैक लाइट स्फीयर फॉर्म हुआ था, तुरंत ही इसमें से सेक्शन फोर्स क्रिएट होती है। आसपास के एविस की बॉल्स में क्रैक फैल जाते हैं। ऊपर से जो भी पत्थर गिर रहे थे, ये ब्लैक लाइट उन सभी को अब्सॉर्ब कर लेती है। जियान अपने सर को उठा के बोलता है, ग्रेट हेवन क्रिएशन बम। उसके एक इशारे पे ब्लैक होल सामने की तरफ शूट हो जाता है। अब जहाँ पे वो येलो स्प्रिंग फिंगर होती है, ये तुरंत ही वहाँ पे प्रकट हो गया था, जिसके बाद तेजी से रोटेट होना शुरू हो जाता है। इसी समय पे वो येलो स्प्रिंग फिंगर उस काले रंग के स्फीयर के ऊपर प्रेस हो जाती है। तुरंत ही फ्राइटिंग एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है। जियान का वो ब्लैक लाइट स्फीयर तेजी से रोटेट होता है। डिस्ट्रक्टिव फोर्स चारों तरफ फैलती है। हम उस बड़ी सी फिंगर को धीरे धीरे उस ब्लैक लाइट स्फीयर के अंदर जाते हुए देखते हैं। अंत में जाके याओ शाओटिन की शॉक्ड और फ्यूरियस आंखों के सामने वो पूरी येलो स्प्रिंग फिंगर उस ब्लैक होल के अंदर समा गई थी। अपने पहले अटैक को इस तरीके से गायब होते हुए देख याओ शाओटिन के चेहरे पे ग्रेव एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। वो कहता है, लड़के, लगता है मैंने तो ये अंडर एस्टिमेट किया है। अचानक से ऐसा लगता है जैसे याओ शाओटिन को चक्कर आ रहे हो। उसकी द्यूकी इरप्ट हो जाती है। इस पल में याओ शाओटिन की बॉडी बहुत ही तेजी से स्वेल होने लगी थी। पलक झपकते याओ शाओटिन एक 10,000 फुट बड़े काले रंग के सांप में बदल गया था। ये स्नेक बहुत ही फेरोशियस लगता है। इसकी बॉडी लगातार कोल्ड और डार्क ऑरे को एमिट कर रही थी। अपनी एक्चुअल स्नेक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद याओ शाओटिन ऊपर की तरफ देख के रोर करता है। वो कहता है, सीलिंग स्किल येलो स्प्रिंग ग्रेट सील। उसके मुंह में से रोर की आवाज जस्ट बाहर ही आई थी। 9 सेरीन स्प्रिंग के अंदर से एक डार्क और कोल्ड फोर्स इरप्ट होती है। याओ शाओटिन के नियंत्रण में ये डार्क और कोल्ड एनर्जी उसकी मॉन्स्टर्स द्यूकी मिलके एक सील को फॉर्म करने लगती है। इस सील को कई मिस्टीरियस सिंबल ने कवर करके रखा था। जैसे ही जाइंट सील अपीयर हुई थी, याओ मिंग की आवाज जियान के कान में एंटर करती है। वो कहता है, जियान केयरफुल रहो, ये हमारे 9 सेरीन डीप बर्न पाइथन ट्राइब की अल्टीमेट स्किल्स में से एक है। ये टीएन क्लास की मिडिल लेवल की 2 स्किल है। अगर ये तुम्हें सरप्राइज कर लेती है तो तुम 9 सेरीन स्प्रिंग के अंदर सील हो जाओगे। तब इसी 2 स्किल से टकराने के बाद मुझे कई 100 सालों तक ये टॉर्चर सहना पड़ा। इस ह्यूज सील को फॉर्म करने के बाद याओ शाओटिन तेजी से हंसने लगता है। जैसे वो अपनी पूंछ को फटकारता है, वो काले रंग की
सील आगे तरफ शूट हो जाती है। जियान की तरफ आगे बढ़ती हुई सील जहाँ से पास हो रही थी, इसके अंदर का डार्क और कोल्ड ऑरा अपने चारों तरफ के स्पेस में ही वेव्स क्रिएट करता है। जैसे याओ शॉर्टिन के मुंह से सप्रेस वाली आवाज बाहर आती है, ये काले रंग की बड़ी सी सील एकदम ट्रेम्बल होती है। ये सील स्पेस को चीरते हुए एक ही फ्लैश में जियान के सामने रैप हो गई थी। फिर ये अचानक से नीचे गिर के नीचे की झील में स्मैश हो जाती है। जैसे ही ब्लैक जायंट स्किल वाटर सरफेस से कांटेक्ट में आती है, कई बड़े बड़े वाटर पिलर्स ऊपर शूट हुए थे। एक फ्राइटनिंग रिपल फैलती है, एक ही पल में आसपास की चीजें फ्लैट हो जाती हैं। ऐसे डिस्ट्रक्शन को देख के याओ शॉर्टिन, जो कि ह्यूज स्नेक में ट्रांसफॉर्म हो गया था, तेजी से हंसने लगता है। नाइन सरीन स्प्रिंग के अंदर की डार्क और कोल्ड फोर्स की हेल्प की वजह से भले ही दूसरी पार्टी की स्ट्रेंथ भी 1 स्टार दोशंग लेवल के इंटरमीडिएट लेवल की हो, तब भी उसकी दूरी की सील हो जाएगी। वो क्लियरली सेंस कर पाता है कि जियान की स्ट्रेंथ उससे थोड़ी सी वीक है। याओमिंग जो कि तेजी से अपनी दूरी को रिकवर करने की कोशिश कर रहा होता है, ऐसे सीन को देख के उसका दिल बैठ जाता है। लेकिन याओ शॉर्टिन के मुंह से हंसी की आवाज जस्ट बाहर ही आती है। वो ब्लैक जायंट सील जो कि नाइन सरीन स्प्रिंग के ऊपर प्रेस हो रखी होती है, हम उसे अचानक से ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं। अचानक से एक बैंग वाली साउंड सुनाई देती है। वो भारी भरकम सी काले रंग की सील तुरंत ही उड़ती हुई पीछे जाती है। ऐसे सीन को देख के याओ शॉर्टिन भी शॉक हो गया था। वो कहता है ये कैसे हुआ। इस आवेश में एक आवाज गूंजती है। ये आवाज जियान की थी। जियान कहता है तुम मुझे सरप्राइज करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। तुरंत ही लेक के अंदर से एक बैम का साउंड सुनाई देता है। किसी चमकते हुए तारे की तरह एक इंटेंस गोल्डन लाइट इरप्ट होती है। पलक झपकती रोशनी याओ शॉर्टिन के सर के ऊपर आ जाती है। उस बड़े से गोल्डन फिगर के हाथों में हम एक बहुत ही शानदार से फायर लोटस को देख सकते हैं। ये 4 रंग का फायर लोटस फ्यूरियस तरीके से नीचे स्लैम हो गया था। ये बिना किसी दया के याओ शॉर्टिन के बड़े से सर से टकरा जाता है। दोनों के कांटेक्ट में आते ही बूम साउंड के साथ फायर लोटस एक्सप्लोड हो गया था। वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स सीधे याओ शॉर्टिन की बॉडी में जाकर स्मैश होती है। याओ शॉर्टिन की बॉडी को देख के तो ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर न जाने कितने थंडरबोल्ट एंटर कर चुके हो। इसमें से लगातार रंबलिंग साउंड सुनाई देते हैं। वो खून जो कि एकदम गर्मा गर्म होता है, वो इसकी बॉडी से एक्सप्लोड होकर बाहर आ जाता है। फिर एक और बैंग साउंड के साथ याओ शॉर्टिन की बॉडी कैनन बॉल बन जाती है। वो पीछे अवेस की दीवार में जाके टकरा गई थी। तुरंत ही आसपास के पत्थर डस्ट में बदल जाते हैं। आसमान में एक गोल्डन लाइट फ्लिकर होती है। एक गोल्डन जायंट अपीयर हुआ था। ये रूथलेस तरीके से याओ शॉर्टिन की बॉडी के ऊपर अपने पैरों को दे मारता है। इसके बड़े बड़े पंचेस जो कि एक बार पहाड़ों को भी शेटर कर सकते हैं, वो याओ शॉर्टिन के ऊपर बरसने लगते हैं। अब इस जियान की गोल्डन फेस को हेवली फ्लेम ने सराउंड करके रखा था। इसकी वजह से याओ शॉर्टिन जैसे एक्सपर्ट के मुंह से भी मिजरेबल चीखों की आवाजें बाहर आती हैं। जब जियान अपने पंच से याओ शॉर्टिन की खोपड़ी खोलने की कोशिश कर रहा होता है, इस डीप अवेस में गुस्से से भरी आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है बेस्टर्ड, ये हमारी 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की टेरिटरी है। आखिर तुम्हारी यहाँ पे एट्रोसिस बिहेव करने की हिम्मत कैसे हुई। सरीन स्नेक गार्ड्स इन्हें तुरंत ही कैप्चर करो। तुरंत ही विंड रशिंग साउंड सुनाई दी थी। कई फिगर्स दिखाई देने लगते हैं। तुरंत ही वेव आफ्टर वेव पावरफुल और इरप्ट होने लगते हैं। क्लियरली याओ शॉर्टिन और जियान की बैटल ने 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के ध्यान को आकर्षित कर लिया है। भले ही अब इसमें गूंजने वाली इस फ्यूरियस आवाज को सुन के जियान ने अपने हाथ को विड्रॉ कर लिया हो, लेकिन फिर भी जियान अपने पैरों से याओ शॉर्टिन को लगातार कुचलता रहता है। तुरंत ही हेवल फ्लेम्स जियान के पैरों को कवर कर लेती हैं और जियान के पैर कांटेक्ट करते हैं स्पॉट को, जो कि याओ शॉर्टिन की बॉडी के मिडिल के 7 इंच नीचे होता है। बॉडी के स्पॉट को स्नेक लाइन का फेटल स्पॉट बोला जाता है। आगे जियान का पैर यहाँ पे जाकर टकराता है तो भले याओ शॉर्टिन दोशंग क्लास का एक्सपर्ट हो, तब भी उसे काफी सफर करना होगा। जियान अपने सिर को उठाता है। जो उसकी आंखें आसमान की तरफ देखती हैं, वो पाता है कि पूरे आसमान को 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के एक्सपर्ट्स ने कवर कर लिया है। ये सभी फ्यूरियस तरीके से जियान को घूर रहे होते हैं। रिगार्डलेस चाहे कैसे ही बात हो, 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड की 3 ग्रेट ट्राइब्स में से एक है। सामने खड़े से इंसान ने चुपचाप से इनकी टेरिटरी में बस एंट्री नहीं किया, बल्कि उनके ट्राइब चीफ की धुलाई कर दी। आखिर वैसे ह्यूमिलेशन को एंड्योर कैसे कर सकते हैं। हम देखते हैं उस बुड्ढे को जिसके गले से एक लाल रंग का सांप लिपटा हुआ था। वो जियान को रूथलेस तरीके से देखते हुए चिल्ला के बोलता है, लड़के तू कौन है। तेरी हमारी 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की टेरिटरी में ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई। ये कहने के बाद उस बुड्ढे की आंखें देखती है उस जायंट स्नेक को, जो कि उस गोल्डन जायंट के नीचे होता है। उसका दिल ट्रेम्बल हो गया था। अनएक्सपेक्टेड बात है कि याओ शॉर्टिन जिसकी स्ट्रेंथ यहाँ तक पहुंच चुकी है, उसे मिस्टीरियस इंसान इस तरीके से सप्रेस कर लेगा। उस लाल सांप वाले बुड्ढे के साइड में एक और ग्रे रोड एल्डर खड़ा हुआ होता है। वो कहता है रिगार्डलेस ही चाहे कोई भी हो, हमें आज इसे रेस्ट्रेन करना ही होगा, क्योंकि कहीं इस मामले की खबर फैल जाती है तो फिर हमारी 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में फ्यूचर में कैसे सर्वाइव करेगी। वो ग्रे हेयर्ड ओल्ड मैन चिल्ला के बोलता है, सरीन स्नेक गार्ड्स, इस इंसान को कैप्चर किया जाए। इस बुड्ढे की फ्यूरियस आवाज को सुन के सारे गार्ड्स तुरंत ही रिस्पॉन्ड करते हैं। आसमान में हवा को चिरे जाने की आवाजें गूंजती हैं। चारों तरफ से कई फिगर्स आगे तरफ शूट हो गए थे। ये कुछ ही फ्लैशेस में जियान के चारों तरफ अपीयर हो जाते हैं। इन सभी के औरों ने जियान को लॉक कर लिया था। इन 100 से ज्यादा गार्ड्स को देख के जियान की आंखों में सरप्राइज फ्लैश हुआ था। वो कहता है इस 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की फाउंडेशन सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। ये सारे स्नेक सरीन गार्ड्स काफी पावरफुल औरों को पोजेस करते हैं और तो जैसे इनकी मूवमेंट्स है, इनके बीच का कोऑपरेशन भी एकदम टॉप नॉच का है। ये एलीट आर्मी उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि ऐसी आर्मी को उसकी स्काई मेंशन अलायंस भी पोजेस नहीं करती। जब जियान अपने दिल में सरप्राइज फील कर रहा होता है, याओ शॉर्टिन जो कि उसके पैरों से दबा था, अचानक से उसमें से एक फोर्स इरप्ट होती है। इस मौके का फायदा उठा
आके याओ शाओटिन जियान के पंजे से बाहर आ जाता है। इस समय इसकी हालत बहुत ही मिजरेबल लगती है। उसकी दोनों आंखें एकदम लाल होती है। वो चिल्ला के बोलता है सारे एल्डर्स जल्दी से 10,000 स्नेक ग्रैंड फॉर्मेशन को क्रिएट करो, हमें इस इंसान को तुरंत ही फिनिश करना होगा। याओ शाओटिन के रोर को सुन के आसमान में खड़े कई एल्डर्स एकदम स्टार्टल हो जाते हैं, लेकिन इनके रिस्पॉन्सेस में डिले नहीं होता। रशिंग विंड साउंड अपीयर होता है। ये सभी पावरफुल एल्डर्स आसमान में फैल चुके थे। एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन फॉर्म होती है जिसके अंदर जियान फंस चुका था। इन सभी एल्डर्स को इंटरवीन करते हुए देख जियान की आईब्रोज नेट हो जाती है। चाहे वो कितना भी बड़ा हीरो बना रहे, लेकिन वो इतने सारों से अकेले फाइट नहीं कर सकता है। और तो ये जगह 9 सारी डीपग्राउंड पाइथन ट्राइब के हेडक्वार्टर्स में आती है। इन सभी कंटिन्यूअस अटैक्स को ब्लॉक करना जियान के डिफिकल्ट होगा। आखिरकार वो याओ शाओटिन और वो रेड स्नेक वाला बुड्ढा दोनों ही जेन्युइन दोशांग लेवल के एक्सपर्ट्स हैं। फॉर्मेशन के अंदर फंसे हुए जियान को देख के याओ शाओटिन की आंखें फ्लिकर होती हैं। वो तुरंत ही अलग अलग ट्राइब्स के लीडर से डीप आवाज में कहता है, ट्राइब्स के लीडर्स आप प्लीज थोड़ा पीछे चले जाओ, इस मामले को मुझे पर्सनली रिजॉल्व करना होगा। इन शब्दों को सुन के सारे लीडर्स थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, लेकिन उन्हें एट द एंड नोट करना पड़ता है। उन्हें ट्राइबल चीफ के ऑर्डर्स को मानना ही होगा। लेकिन जैसे याओ शाओटिन के मुंह से आवाज बाहर आई थी, आसमान में कोल्ड आवाज गूंजती है। एक फिगर अपीयर हुआ था। वो कहता है, ही याओ शाओटिन, क्या तू इन सभी ट्राइब लीडर्स को बाहर भेज के मुझे चुपचाप से फिनिश करना चाहता है? ऑफ कोर्स ये अपीयर होने वाला फिगर याओ मिंग होता है, जिसे जियान ने 9 सेरीन स्प्रिंग के अंदर से रेस्क्यू किया था। लेकिन अब उसकी बॉडी वो दुगली पतली नहीं होती, अब वो काफी लंबा चौड़ा लगता है। जब उसकी वो फ्लेकर हो रही आंखें याओ शाओटिन को देखती हैं, उसके चेहरे पे डार्क और सिनिस्टर एक्सप्रेशन होता है। जब 9 सेरीन डीपग्राउंड पाइथन ट्राइब के सभी मेंबर्स याओ मिंग के चेहरे को देखते हैं, ये सभी स्टैंड हो गए थे, क्योंकि याओ मिंग का चेहरा याओ शाओटिन से काफी मिलता है। तुरंत ही कुछ एल्डर्स डिसबिलीव भरी आवाज में चिल्ला के बोलते हैं, ट्राइबल चीफ याओ मिंग, आखिर कैसे पॉसिबल है? क्या ट्रेनिंग के दौरान आपकी मौत नहीं हो गई थी? ये सुन के साइड में खड़ा एक और एल्डर बोलता है, ट्राइबल चीफ याओ मिंग, ये सच में ट्राइब चीफ याओ शाओटिन के बड़े भाई लग रहे हैं, जो कि हमारे पिछले ट्राइब चीफ थे। लेकिन ट्राइब चीफ याओ शाओटिन ने तो कहा था कि इनकी ट्रेनिंग के दौरान मौत हो चुकी है, इन्हें मिसिंग गए हुए कई 100 साल हो चुके हैं। ये दोबारा यहाँ पे अपीयर कैसे हो सकते हैं? जब चारों तरफ हो रही प्राइवेट कन्वर्सेशंस की आवाजें याओ शाओटिन के कानों में सुनाई देती हैं, उसकी फेस मसाज टुज होने लगी थी। उसकी आंखें शिफ्ट होती है उस एल्डर की तरफ जिसके गले से वो रेड स्नेक लिपटा हुआ होता है। वो अचानक से चिल्ला के बोलता है, सब लोग शांत रहो, इस इंसान से धोखा बिल्कुल मत खाओ। ये इंसान डेफिनेटली दूसरे इंसान का अकॉम्प्लिस है। इसने जानबूझ के खुद को मेरे बड़े भाई की तरह डिस्गाइज किया है, जिससे हमारी ट्राइब में परेशानियां खड़ी हो सके। सारे एल्डर्स आप फॉर्मेशन को एक्टिवेट क्यों नहीं कर रहे हो? याओ शाओटिन की कमांड को सुन के सभी एल्डर्स स्टार्टल हो जाते हैं, लेकिन हेजिटेशन की वजह से फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं होती। याओ मिंग आसमान की तरफ देख के हंसने लगता है। वो कहते हैं, हाँ याओ शाओटिन, क्या तुझे मुझे शांत कराने की इतनी जल्दी है? फिर उसकी आंखें जाती हैं कुछ एल्डर्स की तरफ। याओ मिंग कहता है, एल्डर शियान, एल्डर मिंग, एल्डर लियू, तब आप मेरे सबसे करीब थे। आप तीनों मुझसे ये मत कहना कि आप भी मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो। याओ मिंग की इस आवाज को सुन के वो तीनों एल्डर्स एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। इनके चेहरे तुरंत ही एक्साइटमेंट से भर गए थे। वो कहते हैं, सच में हमारे ट्राइबल चीफ याओ मिंग लगते हैं, हम इनकी ऑरा से काफी फैमिलियर हैं। जब वो लाल सांप वाला बुड्ढा इन तीनों की बात को सुनता है, उसकी आंखें एकदम सिनिस्टर हो जाती हैं। वो इन्हें घूरते हुए बोलता है, मिंगकैंग, तुम ट्राइब के अंदर इस तरीके से कंफ्यूजन मत फैलाओ। अभी हमारी 9 सेरीन डीपग्राउंड पाइथन ट्राइब के ट्राइब चीफ याओ शाओटिन है, क्या तुम ट्राइब को धोखा देना चाहते हो? ये सुन के वो तीनों एल्डर्स बोलते हैं, फर्स्ट एल्डर, ये सच में हमारे ट्राइबल चीफ है, क्या आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है? इन चारों के बीच की कन्वर्सेशन को सुन के याओ मिंग हंस के बोलता है, इसमें कोई गलत फहमी की बात नहीं है। तब मेरे डिसअपीयर होने की वजह ये मेरा छोटा भाई और ये फर्स्ट एल्डर ही था। इन दोनों ने साथ में मिलकर मुझे पॉइजन करके मुझे सीरियसली इंजर्ड कर दिया था, लेकिन सिर्फ इतने से इनका दिल नहीं भरा। इनकी वजह से मैं कई 100 सालों तक 9 सेरीन स्प्रिंग के बॉटम में सील रहा हूँ। अगर मुझे इस बार रेस्क्यू नहीं किया जाता तो मुझे अपनी पूरी लाइफ को इस 9 सेरीन स्प्रिंग के अंदर ही बिताना पड़ता। जब इन्हें मालूम पड़ता है कि मैं यहाँ से बाहर आ गया हूँ, ये नेचुरली मुझे साइलेंस करने की कोशिश करेंगे। याओ मिंग के मुंह से निकले हुए शब्द डेफिनेटली सभी के लिए थंडर की तरह होते हैं। सभी की आंखें याओ शाओटिन और फर्स्ट एल्डर को देखती हैं। कुछ एल्डर्स चिल्ला के बोलते हैं, फर्स्ट एल्डर, क्या ट्राइब चीफ के द्वारा कही हुई बात सही है? इस बात को सुन के उस फर्स्ट एल्डर की आंखें एकदम सिनिस्टर हो जाती हैं। वो कहते हैं, इंसान बिल्कुल फेक है, तुम सभी इसके शब्दों में विश्वास कैसे कर सकते हो? वो एक डेंस आवाज में कंटिन्यू करता है, अगर ऐसी बात है तो मैं पर्सनली इसे कैप्चर करूंगा। जैसे एक बार मेरे पंजे में आता है, ये सच खुद ही बोलने लगेगा। उसकी आवाज सभी कानों में जस्ट एंटर ही कर पाई थी, फर्स्ट एल्डर की बॉडी वहीं से डिसअपीयर हो जाती है। अगली बार सीधा याओ मिंग के सामने प्रकट हुआ था। इस समय उसके सूखे हाथ एकदम काले हो चुके होते हैं, इनमें से घटिया सी स्मेल फैलती है। फर्स्ट एल्डर कहता है, विदर्ड लीफ ग्रेट पॉइजन पाम। उस फर्स्ट एल्डर के हाथ में जिस हवा इकट्ठी होती है, तभी नीचे से गोल्डन लाइट ऊपर आती है। वो कहता है, फर्स्ट एल्डर, तुम्हें से साइलेंस करने को ज्यादा ही जल्दी है। जियान
का वो बड़ा सा गोल्डन फिगर याओमिंग और फर्स्ट एल्डर के बीच में अपीयर हो गया था। जियान की गोल्डन फिस्ट वार्डन तरीके से फर्स्ट एल्डर से कोलाइड हो जाती है। तुरंत ही सभी कानों में मेटालिक क्लैंक की साउंड सुनाई देती है। एनर्जी वेव्स चारों तरफ फैलती हैं। इसकी वजह से आसपास के छोटे छोटे पहाड़ भी क्रैक हो गए थे। इस कोलिजन के बाद फर्स्ट एल्डर 2 कदम पीछे लेता है। उसकी ग्लूमी आंखें देखती है उस गोल्डन फिगर को जो कि याओमिंग को कवर कर रहा था। इस बुड्ढे के चेहरे पे फिरोशियस एक्सप्रेशन आता है। वो कहता है लड़के लगता है तू मरना ही चाहता है। याओमिंग एक कदम को आगे बढ़ाता है। उसकी वो डार्क और कोल्ड आंखें फर्स्ट एल्डर को घूरती है। वो कहते हैं फर्स्ट एल्डर तुम इतने एंग्शियस क्यों लग रहे हो। तुरंत ही याओमिंग अपने मुंह को खोलता है। एक काले रंग की लाइट बाहर आई थी। ये लाइट एक 5 फुट बड़े सेप्टर में बदल जाती है। ये सेप्टर पूरी तरीके से काला होता है। वहीं पे इसकी हेड की जगह पे 2 स्नेक्स को देखा जा सकता है। ये दोनों स्नेक्स एकदम रियल लगते हैं। जब हम इन दोनों स्नेक्स के बीच में देखते हैं उस जगह पे एक फिश के साइज का वीड होता है। ये हल्का सा ग्लो कर रहा होता है। याओमिंग कहते हैं सारे एल्डर्स क्या तुम इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हो। इस ब्लैक सेप्टर को अपीयर होते हुए देख सारे के सारे एल्डर्स के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। एक एल्डर कहता है 9 सरीन प्रोफाउंड सेक्टर। ये एक्चुअली वही 9 सरीन प्रोफाउंड स्केप्टर है जो कि कई 100 सालों पहले खो गया था। ये हमारे ट्राइबल चीफ का कीपसेक है। हम इन सभी की आंखों को फायरी हॉट होते हुए देखते हैं। जैसे ही सेप्टर अपीयर हुआ था इन सभी का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस 9 सरीन प्रोफाउंड स्केप्टर का जो बीड है उसमें एक एक्सट्रीमली प्योर 9 सरीन किंग ट्राइब ब्लड लाइन है। अगर अभी की 9 सरीन डीपगन पाइथन ट्राइब इस ब्लड लाइन को हासिल कर पाती है तो इनकी एग्जॉस्ट हो रही ब्लड लाइन की समस्या काफी सुधर जाएगी। याओमिंग को देख रही याओ शॉर्टन की आंखें बहुत ज्यादा ग्लूमी हो चुकी थी। वो दोनों फिश क्लेंच करके बोलता है तभी मैं कहूँ कि मेरी पूरी जान लगा के तलाश करने के बाद भी मुझे 9 सरीन प्रोफाउंड स्केप्टर क्यों नहीं मिला। तुमने एक्चुअली में से स्वॉलो कर लिया था। वो बुड्ढा जिसे जान ने पीछे भेज दिया होता है वो बड़ी विशेष तरीके से जान को घूरता है। वो डीप आवाज में कहता है एवरीवन हमें स्टोरी के बस एक साइड को नहीं सुनना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि ट्राइब चीफ याओ शॉर्टन के अंडर हमारी 9 सरीन डीपगन और पाइथन ट्राइब किस तरीके से आगे बढ़ रही है। भले याओमिंग हमारा प्रीवियस ट्राइबल चीफ रहा हो लेकिन ये सभी पहले की बात है। अगर ये 9 सरीन प्रोफाउंड स्केप्टर को हैंडओवर कर देता है तो इससे भी 9 सरीन डीपगन पाइथन ट्राइब में रहने की जगह मिलेगी। इस समय कुछ और चमचे बोलने लगते हैं। वो कहते हैं दैट्स राइट ट्राइबल चीफ याओमिंग तुम्हें 9 सरीन प्रोफाउंड स्केप्टर को हैंडओवर कर देना चाहिए। आखिरकार ये सभी याओ शॉर्टन के निवालों पे पलते थे। इस समय ने याओ शॉर्टन को सपोर्ट करना होगा। इन चमचों की बातों को सुन के याओमिंग के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है। वो तीनों एल्डर्स जिनके बारे में याओमिंग ने बात करी थी वो तीनों फिर से अपनी आवाज उठाते हैं। वो कहते हैं फर्स्ट एल्डर आप गलत हो। जिसके पास भी 9 सरीन प्रोफाउंड स्केप्टर होता है वही हमारी 9 सरीन डीपगन पाइथन ट्राइब का ट्राइबल चीफ होता है। हमारी हर जनरेशन इस रूल को ही मानती आ रही है। जब उस समय याओ शॉर्टन ट्राइब चीफ बना था हम तभी क्लैरिफाई कर चुके थे ये टेम्परेरी है। और तो तब तुम सभी ने भी एग्री किया था कि अगर ट्राइबल चीफ याओमिंग वापस लौटते हैं तुम इस पोजीशन को वापस लौटा दोगे। इन एल्डर्स में कोई भी ऑर्डिनरी नहीं होता। वो तुरंत ही पूरे मामले को समझ जाते हैं। 9 सरीन डीपगन पाइथन ट्राइब के एल्डर्स में कई एल्डर्स याओमिंग को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं तीनों एल्डर्स आप सही कह रहे हो। और भी कई लोग एग्री करने लगे थे। इन शब्दों को सुनने के बाद याओ शॉर्टन और फर्स्ट एल्डर के एक्सप्रेशंस एकदम देखने लायक हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखने के बाद तुरंत ही आगे शूट हो जाते हैं। एक ही फ्लैश में जान के सामने अपीयर हो गए थे। फ्राइटनिंग विंड चारों तरफ फैलती है। ये रूथलेस तरीके से जान के ऊपर हमला कर देते हैं। देखने से ऐसा लगता है जैसे कम से कम समय का यूज करके याओमिंग और जियान को फिनिश करना चाहते हैं क्योंकि ऐसा करने पे भी सिचुएशन को स्टेबलाइज कर पाएंगे। अब जब इस तरीके से दो दोषंग साथ में एक्शन लेते हैं इनके मोमेंटम को अर्शेकिंग बोला जा सकता है। फर्स्ट एल्डर और याओ शॉर्टन को साथ में अटैक करते हुए देख जियान के चेहरे का एक्सप्रेशन भी काफी सोलम हो जाता है। इनमें से एक इंटरमीडिएट 1 स्टार दोषंग होता है तो दूसरा 1 स्टार दोषंग के एडवांस क्लास में पहुंच चुका था। जब दोनों साथ में अटैक करते हैं पावर काफी टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच जाती है। अगर कहीं जियान इन दोनों की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर देता है वो अपनी जान को खतरे में पाएगा। जियान की बॉडी शूक होती है। वो किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी की पावर को एकदम लिमिट तक अनलीश कर देता है। जियान कहते हैं तुम दोनों काफी एंग्शियस लग रहे हो लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे सब लोग जान चुके होंगे कि तुम दोनों आखिर क्या करना चाहते हो। उसकी ओरिजिनली बड़ी बॉडी और भी बड़ी हो जाती है। इसने 99 फीट को टच कर लिया था। कुछ समय तक तो जियान की बॉडी से ब्राइट गोल्डन लाइट बाहर आती है फिर ये डार्क गोल्डन में बदल गई थी। जियान की गोल्डन स्किन में से कई रोज की आवाजें बाहर आती हैं। किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को पीक तक अनलीश करने के बाद भी लगता है जियान काफी डिससैटिस्फाइड फील कर रहा है। उसकी हैंड सीज चेंज होती है। जियान कहता है क्लैन टैटू अपीयर। मिस्टीरियस क्लैन टैटू तुरंत ही उसके आईब्रोज के बीच में अपीयर हो गया था। जिस पल क्लैन टैटू फॉर्म होता है याओ शॉर्टन और उस बुड्ढे की आंखों के सामने जियान का ऑरा खतरनाक तरीके से राइज करने लगता है। पलक झपकते जियान की स्ट्रेंथ एडवांस 1 स्टार दोषंग में पहुंच जाती है। उसका ऑरा फर्स्ट एल्डर से भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। इस समय इन दोनों के दिलों में बड़े बड़े तूफान क्रिएट हो चुके होते हैं। वो सोचते हैं लड़का आखिर किस तरीके की सीक्रेट टेक्निक को यूज कर रहा है। इसकी स्ट्रेंथ एक्चुअली में 2 लेवल से राइज हो चुकी है। कई टियान क्लास की 2 टेक्निक्स भी ऐसा नहीं कर सकती। दोषंग क्लास के हर एक लेवल में बहुत ही बड़ा गैप होता है लेकिन तब भी जियान एक ही बार में सीधा दोषंग 1 स्टार के इनिशियल से एडवांस लेवल में पहुंच गए। इतनी पावरफुल सीक्रेट टेक्निक इन सभी ने कभी नहीं देखी। जब जियान अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ को फील करता है उसके मुंह से अपने आप ही हंसी की आवाजें बाहर आने लगती हैं। जियान हंस के बोलते हाँ हाँ आज मैं अभी देखूंगा कि 2 दोषंग कितने पावरफुल होते हैं। जियान की हंसने की आवाज थंडर की तरह आसमान में गूंजती है। जब कुछ वीक एक्सपर्ट इस आवाज को सुनते हैं इनके खून उल्टे बहने लगे थे। इन्हें कई कदम पीछे लेने पड़ते
करते हैं। भले ही जियान की इनके ऊपर हमला करने की कोई इंटेंशन ना हो, तब भी उन्हें ऐसा लगता है अगर वो थोड़ा सा और आगे होते तो उनकी जान भी जा सकती थी। अगर जियान के दिल में किलिंग इंटेंट होता तो सिर्फ उसकी आवाज से ही इन दोजोंग क्लास के एक्सपर्ट्स की नसें फट जाती। ऐसी पावर बस एलीट दोशाई ही प्रोसेस कर सकते हैं। जियान को हंसते हुए देख फर्स्ट एल्डर एकदम आग बबूला हो जाता है। वो कहता है घमंडी। उसके हाथों का वो काला रंग और भी डीप हो गया था। इसमें से एक अजीब सी स्टेंच फैलती है। अगर कोई एलीट बेंचिंग इन हाथ को टच भी कर लेता है उसे इंजरीज का सामना करना पड़ सकता है। जियान बिल्कुल पीछे नहीं हटता। वो अपने दोनों हाथों से याओ शाओटियन और बुड्ढे फर्स्ट एल्डर के कंबाइन अटैक को रिसीव करता है। जब जियान के दोनों हाथ वेव होते हैं एक खतरनाक सा तूफान बन गया था। उसकी दोनों फिस्ट वॉलेंट तरीके से सामने इंडिविजुअल से टकरा जाते हैं, यानी कि 2 फिस्ट 4 पाम। हर बार जब ये कांटेक्ट में आते थे हम स्पेस के परकच्चे उड़ते देखते हैं। इससे फैलने वाली फ्राइटिंग रिपल अपने आसपास के 100 मीटर के दायरे में सब कुछ बर्बाद कर देती है। हम जमीन में कई हजारों फुट गहरे गड्ढे बनते हुए देखते हैं। इन दोशाइन लेवल के एक्सपर्ट्स के बीच में होने वाली फाइट देखने वालों के लिए एकदम गूज़बम्प्स आने वाली थी। आसमान में इस टेरिफाइंग बैटल को देख के 9 सरीन डीप-ग्रोन पाइथन के एल्डर्स और गार्ड्स इस युद्ध के मैदान से काफी दूर चले गए थे। यह शाओटिन के एक चमचा बोलता है कि हम बीच में इंटरवीन करें। वो गोल्डन लाइट काफी पावरफुल नजर आ रही है। भले ट्राइब चीफ और फर्स्ट एल्डर साथ में काम कर रहे हो तब भी वो डिसएडवांटेज में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सुन के एक एल्डर जो कि साइड में खड़ा हुआ होता है, बाय द वे ये एक न्यूट्रल एल्डर होता है, वो कहता है तुम इतने एंग्शियस क्यों हो रहे हो। वो इंसान हमारे ट्राइब चीफ याओमिंग की हेल्प कर रहा है। पिछले कई सालों से जब हमारी 9 सरीन डीप-ग्रोन पाइथन ट्राइब इस याओ शाओटिन के रूल में आई है, हमारी ट्राइब डिक्टेटरशिप में बदल चुकी है। याओ शाओटिन बहुत ज्यादा फोर्सफुल है। ये हमारे ट्राइबल चीफ याओमिंग से कंपेयर नहीं कर सकता। अगर ट्राइबल चीफ याओमिंग फिर से ट्राइबल चीफ बन जाते हैं तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। तभी उस एल्डर्स का ध्यान जाता है कुछ और एल्डर्स पे। वो कहता है लेकिन पिछले कई सालों से याओ शाओटिन कई एल्डर्स को ग्रूम करता आ रहा है। तुम जरा उन लोगों को देखो, ये सीक्रेटली ट्राइबल चीफ याओमिंग के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। जब याओमिंग के फैक्शन का एक एल्डर इस बात को सुनता है उसका चेहरा गुस्से के मारे लाल हो जाता है। वो कोल्ड स्नॉट के साथ बोलते हैं हम इन्हें रोकना होगा। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं ग्रुप को। ये एल्डर्स का ग्रुप इकट्ठा होकर प्राइवेट कन्वर्सेशंस पे लगा हुआ था। एक पल के बाद इन सभी की आंखें आती है ग्रुप की तरफ जिसमें लोग की एज इनसे थोड़ी कम होती है। तुरंत ही सभी की दुखी रफ्ट हुई थी। ये सभी जाके उस ग्रुप को घेर लेते हैं। हमें मालूम पड़ता है कि कम उम्र वालों का ग्रुप याओ शाओटिन के चमचों का होता है। एक एल्डर चिल्ला के बोलता है एल्डर मिंग तुम क्या कर रहे हो, हमारे ट्राइबल चीफ अभी खतरे में है। तुम उनकी हेल्प ना करके उल्टा हमें उन्हें रेस्क्यू करने से रोक रहे हो। आखिर तुम्हारा क्या मोटिव है। ये सुन के वो एल्डर मिंग बोलता है हम तुम सभी मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे हो, लेकिन तभी तुम सभी की मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हो गई। एल्डर्स इन सभी को कैप्चर किया जाए। खैर जब इस साइड में दोनों फैक्शंस के लोग एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं सीन वापस से बैटलफील्ड का दिखाया जाता है। हमें 2 आवाजें सुनाई देती हैं। एक कहता है येलो स्प्रिंग फिंगर तो दूसरा बोलता है क्वाइट गोज प्रिजन क्लॉ। आसमान में एक बार फिर से एक बड़ी सी एनर्जी से बनी फिंगर बन जाती है। ये अपने साथ एक एक्सट्रीमली डार्क और कोल्ड एनर्जी को लेके रूथलेस तरीके से जियान की तरफ आगे बढ़ गए थे। साथ ही फर्स्ट एल्डर आगे शूट हो जाता है। उसका वो हाथ एक क्लॉ में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। इस समय ये विस्कस लिक्विड की तरह लग रहा था। जो भी हवा के कांटेक्ट में आती थी हम उसे करोड़ होते हुए देखते हैं। इन दोनों अटैक्स को अपनी तरफ आते हुए देख जियान का चेहरा बहुत ही ग्रीव हो जाता है। उसका सीधा हाथ कर्ल हुआ था। एक काले रंग का स्फीयर अपीयर होता है। एट द सेम टाइम जियान का लेफ्ट हैंड लाइटिंग स्पीड के साथ कई हैंडसीज को चेंज करने लगता है। 5 हैंडसीज अपीयर होती हैं। अंत में जाके ये पांचों एक दूसरे में मिलके एक क्रिस्टलाइज पाम में बदल जाती है। इनमें से एक होता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम तो दूसरी गॉड सीज स्किल्स की 5 सीज कंबाइंड होती हैं। ये जियान के लिए पहली बार होता है जब वो गॉड सीज स्किल्स की 5 स्किल्स को कंबाइन कर रहा है। इसकी स्ट्रेंथ उसके ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम से बिल्कुल वीक नहीं है। ये दोनों ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम और ये गॉड सीज स्किल का कंबाइंड फॉर्म आगे तरफ बढ़ जाता है। इस पल में इनॉर्मस येलो फिंगर और उस बुड्ढी का क्लॉ अटैक अराइव हुआ था। जब इन चारों के बीच में कोलिजन होता है पूरे एरिया में एक शांति फैल जाती है। चारों कोलिजन्स की एनर्जी एक बड़े से तूफान को जन्म देने लगती है। इस समय 10,000 फीट के रेडियस का स्पेस पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका था। सारे माउंटेन्स एकदम डस्ट में मिल जाते हैं। जियान का वो गोल्डन फिगर आसमान में कई कदम पीछे लेता है। साथ ही में याओ शाओटिन और फर्स्ट एल्डर भी पीछे चला गया था। इन दोनों के शरीर का खून एकदम कंट्रोल से बाहर हो जाता है और उनकी शौक भरी आंखें जियान के ऊपर थी। ये दोनों बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि जियान जो कि एक इनिशियल 1 स्टार दोशांग है वो एक्चुअली में दोनों के कंबाइंड अटैक्स का सामना कर पा रहा है। इस समय याओ शाओटिन का चेहरा बहुत ही ग्लूमी होता है। वो मन ही मन में बोलता है डैम इट, आखिर याओमिंग को ऐसा हेल्पर कहां से मिला। इसकी फाइटिंग पावर रिडिकुलस लेवल पे है। इस समय याओ शाओटिन के दिल में एक अजीब सी अनीज होती है। जियान ने अब तक ये स्ट्रेंथ को शो किया है। उसे सेंस करके याओ शाओटिन समझने लगा था कि चीज अब काफी ट्रबलसम हो गई है। लगता है आज का मामला इतनी आसानी से रिजॉल्व नहीं होने वाला है। तभी याओ शाओटिन की आंखें शिफ्ट होती हैं। अचानक से वो एल्डर याओमिंग के ग्रुप को देखता है जो कि उसके चमचों को रोक रहे थे। याओ शाओटिन गुस्से से भरी आवाज में बोलता है एल्डर मिंग तुम सभी की इतनी हिम्मत हो गई है कि अब तुम ट्राइब के मेंबर्स के ऊपर हमला करने लगे हो। ये सुन के एल्डर मिंग रिप्लाई करते हैं ट्राइब चीफ शाओटियन ये मामला भी अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ है। नेचुरल सी बात है कि हम ट्राइबल चीफ याओमिंग को इस तरीके से कैप्चर नहीं होने दे सकते। ये सुन के याओ शाओटिन इतना फ्यूरियस होता है कि उसकी पूरी बॉडी एकदम कांपने लगती है। उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बुड्ढे एक्चुअली उसके पीठ पीछे हमला करेंगे। वो उसकी हेल्प ना करके उल्टा उसके लिए काम खराब कर रहे हैं। याओ शाओटिन की नजरें वापस
जाती है फर्स्ट एडलर की तरफ। वो डीप आवाज में कहता है, फर्स्ट एडलर अब हमें क्या करना चाहिए। वो फर्स्ट एडलर या शॉर्टिन को डांटते हुए बोलता है, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि तुम्हें इन बुड्ढों को साफ करना होगा, लेकिन तब तो मेरी बात बिल्कुल नहीं माने। अब तुम्हारे दुश्मन बढ़ चुके हैं। ये बुड्ढा ये भी रियलाइज करता है कि अब ये सब कैंडियन सिचुएशन सही नहीं होने वाली। वो अपनी दाती मीस के बोलता है, मैं इस लड़के को ब्लॉक करूंगा, तुम्हें मौके का फायदा उठा के याओ मिंग के ऊपर हमला करना होगा। जब तक हम उसे फिनिश कर देते हैं ये सभी ओल्ड फेलोज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस बुड्ढे की बात को सुनने के बाद याओ शॉर्टिन जस्ट नॉड ही करता है। तभी एक डेंजरस आवाज आसमान में गूंजती है। ये आवाज होती है याओ मिंग की। वो हंस के बोलता है, तुम्हें मौके की तलाश बिल्कुल नहीं करनी है, तुम मेरे ऊपर सीधा हमला कर सकते हो। अभी याओ मिंग जो कि जियान के पीछे खड़ा हुआ होता है, उसके कपड़े हवा में फ्लटर हो रहे थे। उसकी वो पैनी पैनी आंखें याओ शॉर्टिन ने फर्स्ट एडलर को देखती हैं। याओ मिंग समझ चुका था कि अब और समय वेस्ट नहीं कर सकता है। जैसे याओ मिंग अपने कदमों को आगे बढ़ाता है, एक औरा जो कि यहाँ पे सभी से पावरफुल होता है वो किसी ज्वालामुखी की तरह फट गया था। इस औरे की स्ट्रेंथ को सेंस करके याओ शॉर्टिन और फर्स्ट एडलर के चेहरे तुरंत ही पेल हो जाते हैं। वो साथ में चिल्ला के बोलते हैं, 2 स्टार 2 शेंग। इन दोनों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि याओ मिंग जैसे धीरे धीरे घुट के मर जाना चाहिए था, इंस्टेड उसकी स्ट्रेंथ इस तरीके से राइज हो चुकी है। अब एक्चुअली में उसकी तब की बेंशेंग की स्ट्रेंथ सीधा 2 स्टार 2 शेंग में पहुंच चुकी है। अब ये याओ मिंग की टोली के चेहरे एकदम खुशी से भरे होते हैं। याओ मिंग कहते हैं, ये सच में ट्राइबल चीफ याओ मिंग कहलाने के वर्दी है। इनका टैलेंट उस याओ शॉर्टिन से कई गुना बेहतर है। ये सभी मैजिकल बीस्ट थे। भले ही इनके पास इंसानों की तरह कॉम्प्रिहेंशन स्पीड ना हो, लेकिन इनकी जिंदगी काफी लंबी होती है। मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में कुछ 100 सालों का टाइम लेके बेंशेंग क्लास से 2 स्टार 2 शेंग में एडवांस करना इससे काफी तेज बोला जाता है। याओ मिंग क्या किया थी जियान के ऊपर, वो अचानक से झुक के बाव करता है। वो एक ग्रेटिट्यूड से भरी डीप आवाज में कहता है, ब्रदर जियान, मैं याओ मिंग तुम्हारे इस एहसान को हमेशा याद रखूंगा। एक बार मैं इस बेस्टर्ड को खत्म कर दूं, मेरी 9 सरीन डीपग्राम पाइथन ट्राइब तुम अपनी मान सकते हो। अगर जियान ने उसे 9 सरीन स्प्रिंग से रेस्क्यू न किया होता, जिसके बाद उसे मेडिसिन पीस नहीं दी होती और तो और फिर इतने लंबे समय तक इन दोनों को ब्लॉक नहीं किया होता, तो शायद याओ मिंग को इस नफरत को अपने दिल में लेके याओ शॉर्टिन के हाथों से मरना पड़ता। जियान स्माइल के साथ पूछता है, तुम्हारी कितनी स्ट्रेंथ रिकवर हो चुकी है। ये सुन के याओ मिंग भी हंस के बोलता है, करीब 60%, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये स्ट्रेंथ याओ शॉर्टिन को फिनिश करने के लिए काफी है। जियान कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम इस फर्स्ट एडलर को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, तुम अपने मामले को प्रॉपर तरीके से सेटल करो। याओ मिंग हल्के से नोट करता है। वो बिना फालतू शब्दों का इस्तेमाल करे सिंपली पीछे मुड़ गया था। उसकी डार्क और विशेष आंखें दिखती हैं याओ शॉर्टिन को, जिसके चेहरे से रंग जा चुका है। वो एक कदम को आगे बढ़ा के याओ शॉर्टिन की तरफ जाने लगता है। एक दो फ्लैश में याओ मिंग याओ शॉर्टिन के सामने अपीयर हो गया था। एक फेरोशियस एक्सप्रेशन स्लोली उसके चेहरे को कवर करता है। याओ मिंग कहता है, मेरे छोटे भाई, मैंने जो पिछले कई 100 सालों से जिस दर्द और करवाट को सहा है, चलो आज मैं उसका 100 गुना तुम्हें वापस करता हूँ। खैर, जब इन दोनों भाइयों के बीच बातचीत हो रही होती है, जियान की बॉडी मूव होती है। याओ मिंग के एक्ट करने से पहले वो फर्स्ट एडलर के सामने अपीयर हो गया था। वो फर्स्ट एडलर को देख के मुस्कान की चमकान दिखाता है, लेकिन ये फर्स्ट एडलर स्माइल को देखता है, उसका पूरा खून ठंडा बहने लगा था। वो समझ चुका था कि अब हर एक चीज डिसाइड हो चुकी है। खैर, इससे पहले हम इन दोनों के अंजाम को जान पाते हैं, हम एपिसोड के एंड तक पहुंच चुके हैं। अगले पार्ट में जियान को खजाना मिलने वाला है, लेकिन उस खजाने के लिए जियान को फाइट करनी पड़ेगी। खैर, उसके बारे में आज हम स्पॉयलर्स को रहने ही देते हैं। आप सभी मुझे कमेंट्स में लिख के ये बताओ कि एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी है। वैसे हम धीरे धीरे करके स्टोरी के एंड तक पहुंचते जा रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है कमेंट्स में जरूर बताना। और क्या हमें इस BTTH नोवेल के बाद BTTH के किसी और पार्ट को भी एक्सप्लेन करना चाहिए, आप कमेंट्स में जरूर लिखना, क्योंकि अगर स्टोरी में सफिशिएंट लोग इंटरेस्टेड होते हैं तभी मैं उसे ट्राई करूंगा, वरना स्टोरी को बीच में छोड़ना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। अगर आप चैनल पे नए आ रहे हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा के आप हमारी हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बन सकते हो। ऐसा करने से फ्यूचर में आने वाला ऑसम कंटेंट आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, और जो एपिसोड्स को एक दिन पहले देखना चाहते हैं वो चैनल की मेंबरशिप का पार्ट बन सकते हैं। खैर, और जानकारी के लिए आप ज्वाइन बटन को चेकआउट कर सकते हो, ये आपको चैनल के होम पेज पे मिल जाएगा। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पे फिनिश। अगर आपने पिछले पार्ट को मिस कर दिया था तो वैसा मैं लेफ्ट में शो हो रहा होगा, वहीं पर रिलीज होने के बाद नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए राइट साइड में अवेलेबल हो जाएगा। अंटिल देन अपना ध्यान रखो, टाटा बाय बाय।